Hello guys, welcome back on my YouTube channel Competition Breaker. So today in this video we are going to cover Unit 2 of Investment Banking and Financial Services. Basically this unit have a weightage of 18 marks and its name is Issue Management. तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इशू मैनेजमेंट होता क्या है। बेसिकली ये एक इशू मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम प्लानिंग करते हैं, स्ट्रक्चरिंग करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, जो कि हम करते हैं ताकि हम कैपिटल रेज कर सकें कंपनीज के लिए थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये कोर फंक्शन होता है मर्चेंट बैंकिंग का, बैंकर्स का। ठीक है, और ये रेगुलेटेड करा जाता है सेबी के द्वारा इंडिया में। इसका इमरजेंस क्या हुआ, कैसे हुआ और ये रोल क्या है इसका कैपिटल मार्केट के अंदर। ठीक है, अब हम कैपिटल मार्केट का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनीज और गवर्नमेंट जो रहता है वो रेज करते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स को सिक्योरिटी के थ्रू। वो इक्विटी में भी हो सकती है सिक्योरिटी और डेट में भी हो सकती है। ठीक है, और उनको इन्वेस्टर जो रहते हैं वो ट्रेड करते हैं। ये कंप्राइजेज ऑफ प्राइमरी मार्केट, न्यू सिक्योरिटीज इशू, मतलब जो जैसे कि हम कोई भी कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है, तो जो आईपीओ लॉन्च होता है ना वो प्राइमरी मार्केट में होता है। मीन्स सबसे पहली बार जो सिक्योरिटी इशू होती है उसे हम प्राइमरी मार्केट में बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जो इशू होती है न्यू सिक्योरिटीज़, और वही जब सिक्योरिटी जो रहती है वो दोबारा से ट्रेड होने लग जाती है मार्केट में। लाइक किसी का आईपीओ निकला, उसने शेयर को बेच बेच दिया, उसके बाद में वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है क्योंकि उसकी ट्रेडिंग होने लग जाती है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है मार्केट में पहले से। ये भी रेगुलेटेड करा जाता है सेबी के द्वारा, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अब इसका इमरजेंस कैसे हुआ था इशू मैनेजमेंट का? आप 1991 से पहले देखेंगे तो हमारी इकोनॉमी जो थी एक बहुत कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी और काफ़ी लिमिटेड कैपिटल मार्केट एक्टिविटी थी। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम था इंडिया का। ठीक है, इस तरह से तो गवर्नमेंट वहाँ पे फिक्स करती थी आईपीओ के प्राइजेस। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग नेसेट। ठीक है, उसमें से भी जैसे कि हम ले सकते हैं यहाँ पे एसबीआई का जो डिवीज़न था 1972 में। उसके बाद में जब पोस्ट लिबरलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म जब आए थे हमारे यहाँ पे, तो जैसे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे उसने क्या करा था, कॉर्पोरेट फंडिंग नीड्स को ना बहुत बूस्ट कर दिया था एक साथ, क्योंकि लिबरलाइजेशन हो गया था बहुत ज़्यादा। जिसकी वजह से बाद में क्या सेबी फॉर्म हुआ था 1992 में। ठीक है, जिसने कि इंट्रोड्यूस करा था फ्री प्राइसिंग एंड सर्वरिंग इशू मैनेजमेंट। अब 90s से लेकर हम अर्ली 20s की बात करें तो इसमें क्या था, हमें आईपीओज में बहुत ज़्यादा सर्च देखने को मिला था, राइट इशूज में, बॉन्ड इशूएंस में। ठीक है, मर्चेंट बैंकर्स लाइक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एंड जेएम फाइनेंशियल प्रोफेशनलाइज सर्विस, ये भी हमें इसमें मार्केट में देखने को मिला था। अब वो प्रेजेंट, मतलब हम लेते हैं यहाँ पर प्रेजेंट 2010 के आसपास का टाइम, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टार्टअप बूम कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्टअप आ रहे थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो थे वो इंक्रीज हो गया था, उन पर आईपीओ की एक्टिविटीज़। और ये सभी रेगुलेटेड करता है सेबी का आईसीडीआर रेगुलेशन, जो कि 2009 में आया था। एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है सबका। अब उसके आगे देखते हैं हम लोग, रोल क्या था कैपिटल मार्केट में इशू मैनेजमेंट का। ठीक है, सबसे ज़्यादा फंड का मोबिलाइजेशन, कि किस तरीके से फंड का मोबिलाइजेशन होगा, किस चैनल से इन्वेस्टर अपने सेविंग्स कर पाएगा, कॉर्पोरेट ग्रोथ कर पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन कर पाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है प्राइस डिस्कवरी। मीन्स आप कैसे डिटरमाइन करेंगे किसी भी सिक्योरिटीज़ का प्राइस कि ये फेयर है या नहीं है, उसके डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। तो यहाँ पे कहता है डिटरमाइन फेयर प्राइस थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, एग्जाम्पल बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद में लिक्विडिटी, मार्केट में लिक्विडिटी भी होनी चाहिए ना, तभी तो इंसान बाय और सेल करेगा। तो सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग इंश्योर इन्वेस्टर कैन बाय एंड सेल इजीली। उसके बाद में हम देखते हैं इन्वेस्टर का एक्सेस। ठीक है, इन्वेस्टर एक्सेस में क्या था, अनेबल करता था रिटेल इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें वेल्थ क्रिएशन में थ्रू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिला था इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएशन हुआ था, इंडस्ट्रियल जो था एक्सपेंशन हुआ था और जीडीपी की ग्रोथ बढ़ी थी। अब इन टाइप्स ऑफ इश्यूज को देखेंगे कि किस किस तरह के इश्यूज रहते हैं। ठीक है, कंपनी का जो रहता है बहुत अलग अलग तरीके के मेथड यूज़ करती है। ठीक है, जो कि उनको उनकी स्पेसिफिक नीड को सूट करता है और मार्केट कंडीशन को। तो इसमें कुछ की वो है, की इश्यूज हैं जो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन करे हैं।
जैसे कि पहला पब्लिक इशू, ठीक है। पब्लिक इशू क्या रहता है, ये ऑफर करता है सिक्योरिटीज़ को इक्विटी में भी और डेट में भी पब्लिक के लिए प्राइमरी मार्केट के थ्रू, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, आ जाएगा आपका आईपीओ, आ जाएगा। क्योंकि ये प्राइमरी मार्केट बेसिकली सबसे पहली बार जब न्यू सिक्योरिटीज इशू रहती है वो प्राइमरी मार्केट में होती है। इसका फीचर क्या क्या थे पब्लिक इशू के, ये था ना फिक्स प्राइस और प्राइस बैंड सेट होता था इशूअर के द्वारा और मर्चेंट बैंकर के द्वारा। ये पूरा प्राइस बैंड सेट करते थे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। उसके बाद में ये रहता था सभी इन्वेस्टर कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता था, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हो, हर कोई इसमें इन्वेस्ट कर सकता था सिक्योरिटी एक्सचेंज के या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ये भी रेगुलेटेड करा जाता था सेबी के द्वारा, सेबी के आईसीडीआई रेगुलेशन के अंडर, जो कि 2009 के आसपास आया था शायद। ठीक है। इसमें क्या रहता था कि ये रिक्वायर कर देता था कंपनीज को कि वो उनका DRHP जो था उनका ड्राफ्ट ऑफ रेड हैगिंग प्रोस्पेक्टस था उसको सबमिट करें, फाइल करें सेबी के साथ। इसका क्या क्या प्रोसेस था, फाइलिंग ऑफ DRHP विद सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज लाइक BSE एंड NSE। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE और BSE। इसमें क्या था, फिर मार्केट का जो इशू होगा वो किस तरह से होगा। पहला प्रोसेस तो होगा हमारा फाइल हो गया हमारा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, उसके बाद में मार्केट इशू करेगा ताकि रोड शो हो सके, एडवर्टीजमेंट हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड आए सिक्योरिटीज़ के लिए, इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टेड हो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और थर्ड नंबर पे आ जाएगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर बेस्ड ऑन द दीज एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि लिस्ट है एक्सचेंज। उसके बाद में हम चलते हैं इसकी एडवांटेज पब्लिक इशू की। वाइड इन्वेस्टर बेस है इसका, हाई विजिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद में फिक्सिंग प्राइस को ना मिसजज कर सकता है ये डिमांड को, लाइक कि डिमांड बहुत ज़्यादा समझ के अब इसने पहले से ही अगर प्राइस फिक्स कर दिया पब्लिक इशू के अंदर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब हम देखेंगे बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से करके जाइएगा। इसके ऊपर पूरा एक 18 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका मतलब पूरा प्रोसेस वगैरह के लिए क्या 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 प्रोसेस हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस में, मैंने आप ये पूरा क्वेश्चन में अच्छे से डिटेल में कवर करा है सर, तो आप अच्छे से देखिएगा इसे। तो होता क्या है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या रहता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें क्या रहता है, जनरेट करते हैं, कैप्चर करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं इन्वेस्टर की डिमांड को, सिक्योरिटीज़ की जो भी डिमांड आती है इन्वेस्टर्स की तरफ से उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसे जनरेट करते हैं, फिर कैप्चर करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में जब हम अपना IPO ला रहे होंगे या FPO ला रहे होंगे तो जो फाइनल हमारा इशू प्राइस रहेगा वो एक स्पेसिफाइड प्राइस बैंड के अंदर रहेगा जो कि डिटरमाइन करेगा डिमांड, मतलब जो डिमांड के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। स्पेसिफिक प्राइस बैंड मतलब कि आपका शेयर का जो लॉट साइज है, जैसे कि 100 का लॉट साइज है उसका हम प्राइस बैंड रखेंगे। जैसे कि अगर किसी का प्राइस बैंड है 100 से लेके 120 तक, बेसिकली जो प्राइस बैंड रहता है उसमें 2 लिमिट रहती है। जैसे कि एक तो हो जाएगा लोअर लाइक यहाँ पे दे रखा है 100, ठीक है, ये हो गया लोअर फ्लोर और ये हो जाएगा अपर फ्लोर, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, ये आपका अगर लोअर फ्लोर 100 है तो आपका जो अपर फ्लोर होगा इसमें, ठीक है, वो 20% ही हो सकता है, इसका मीन्स 20% ही ज़्यादा हो सकता है आपके लोअर फ्लोर से। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, बुक बिल्डिंग प्रोसेस का क्या ऑब्जेक्टिव था, ताकि अचीव कर सके ये फेयर और मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग, ठीक है, अलाइन करके इशू प्राइस को इन्वेस्टर की विलिंगनेस को, और लाइक अनलाइक फिक्स प्राइस के लिए जैसे कि पहले से प्राइस फिक्स कर देते थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। इसके बाद प्राइस बैंड क्या रहता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया कि रेंज जो रहती है जैसे कि 100 से लेकर 120 तक, तो यहाँ पे इसी के बीच में इन्वेस्टर बिड लगाएगा कि मेरे को इतने रुपीज़ पे इतने शेयर्स चाहिए, ठीक है। ये अपर जो लिमिट रहती है वो 20% मोर देन ऑफ लोअर फ्लोर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती 20%। जो बिडिंग प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, जो इन्वेस्टर होता है वो सबमिट करता है अपनी बिड्स को नंबर के फॉर्म में, नंबर ऑफ शेयर कि कितने उसे नंबर ऑफ शेयर चाहिए और किस प्राइस पे चाहिए वो, लेकिन प्राइस सेलेक्ट जो करेगा वो प्राइस बैंड के अंदर ही प्राइस सेलेक्ट कर सकता है। अब आता है कट ऑफ प्राइस का होता है, जो कि फाइनल प्राइस होता है डिटरमाइन करा जाता है बेस्ड ऑन डिमांड, ठीक है, जिस पर शेयर अलॉट होते हैं उसे हम कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहती है, जो हमारा प्राइस बैंड रहता है वो अगर उसकी डिमांड हमारे शेयर्स की बहुत ज़्यादा आ रही है तो
कंपनी क्या करती है, उसे प्राइस बैंड को रिवाइज कर सकती है। ठीक है, लाइक किसी कंपनी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसने पहले 100 से 120 का रेंज रखा था, उसके बाद में इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है तो वो उसे अपनी उसको बढ़ा के 120 लोअर फ्लोर कर देगी उसका, और उसे बढ़ा के 120 का 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 का 20%, 24 रुपीज़ हो जाएगा उधर, तो 24 रुपीज़ उधर ऐड हो जाएगा, मीन्स 144 तक उसकी लिमिट हो जाएगी अपर फ्लोर। बिडिंग प्रोसेस के टाइम ही ये कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी, जो कि डिमांड डेटा होगा, बिट्स रहेगा, जो कि पब्लिकली डिस्प्ले होगा हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस पर, रियल टाइम इस पर डिस्प्ले होता है। अब किस तरह के इंडिया में बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि आपको मोस्टली देखने को मिलेगा या तो 100% बुक बिल्डिंग प्रोसेस या फिर 75%। 100% में क्या रहेगा, एंटायर जो भी इशू रहेगा ना वो प्राइस करा जाएगा बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, मीन्स आईपीओ के थ्रू, कॉमन आई। ठीक है, लेकिन जो 75% वाला है, जैसे कि इसमें 75% जो इशू होगा वो बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू होगा, और 25% जो होगा वो फिक्स प्राइस के थ्रू होगा। तो ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेस कॉमन है। अब मैंने इसका एक डिटेल में डाल दिया था क्या है बिल्डिंग प्रोसेस है इसका, किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं हायर करते हैं और या अपॉइंटमेंट करते हैं उनकी मर्चेंट बैंकर्स की। मर्चेंट बैंकर को आप बुक रनिंग लीड मैनेजर के नाम से भी जानते हैं, BRLM, ये बहुत कॉमन टर्म है मर्चेंट बैंकर्स के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इशूअर अपॉइंट्स करते हैं एक या एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर्स को एज बुक रनिंग लीड मैनेजर के लिए, ताकि ये मैनेज कर सकें इशू को, जो इशू हम लोग करने वाले हैं उसको ये मैनेज कर सकें। इनका रोल क्या रहता है बेसिकली, हम इन्हें क्यों हायर करते हैं अपनी फर्म में। ठीक है, ये एडवाइस करते हैं इशू साइज़ के, क्या आपका इशू साइज़ रहना चाहिए। ठीक है, मीन्स लॉट साइज़ क्या रहना चाहिए, और कंपनी का कितना इशू साइज़ करना चाहिए। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए, किस तरह इक्विटी से रेस करना चाहते हैं या किस तरह से डेट से करना चाहते हैं, और किस टाइमिंग। टाइमिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि मार्केट में अगर वॉलिडिटी ज़्यादा है तो उस टाइम पे आईपीओ के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इनका काम रहता है कि ये ड्यू डिलीजेंस को कंडक्ट करें और प्रिपेयर करें ऑफर डॉक्यूमेंट्स को, कोऑर्डिनेट करेंगे सेबी के साथ में, स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ में और इन्वेस्टर के साथ में। इनके सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया रहता है, लाइक इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, या और ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, मीन सेबी के अंदर ये किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। अगर कैटेगरी ए मर्चेंट बैंकर में ये रजिस्टर्ड है तो इन्हें हम हायर कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दे रखा है, जिसकी नायका का आईपीओ आया था, उसमें नायका ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और कोटक महिंद्रा कैपिटल को एज ए बुक रनिंग लीड मैनेजर सेलेक्ट करा था। मीन्स आप एक से ज़्यादा भी मर्चेंट बैंकर्स को रख सकते हैं अपने इशू के दौरान। दूसरा प्रोसेस है, पहला आपका हो गया इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर। सेकंड प्रोसेस आ जाएगा आपका इसमें फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो इशूअर रहते हैं, ठीक है, बुक रनिंग लीड मैनेजर के साथ में, वो प्रिपेयर करते हैं इसको रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस को, ड्राफ्ट ऑफ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। सेबी के साथ में ये इसे फाइल करेंगे और स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ में। उसके बाद में इसमें कंटेंट क्या रहता है, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या क्या कंटेंट रहता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो कि उसमें मेंशन होनी चाहिए। बेसिकली सबसे पहले उसमें रहेगा कंपनी के फाइनेंशियल्स, क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, क्या उसका बिजनेस मॉडल है और क्या क्या रिस्क उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद ये इशू की डिटेल लाइक साइज, प्राइस और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इशू का, और प्रमोटर और इसकी मैनेजमेंट की क्या क्या प्रोफाइल्स हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद में ये इसमें कोई भी फाइनल प्राइस नहीं ये सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये रेड हियरिंग है। ठीक है, इसमें फिर आ जाता है प्राइस बैंड में भी इंडिकेटिव, इसमें प्राइस बैंड के लिए इंडिकेटिव हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है सेबी का रिव्यू। सेबी इस आपके जो भी आपने ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को फाइल करा है सेबी के साथ में, सेबी उसे एग्जामिन करेगी कि वो सभी कंप्लाइंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर उसमें कोई उसे गड़बड़ लगती है या कोई सजेशन वो देना चाहते हैं तो वो सजेस्ट करते हैं रिविजन्स को 21 दिन के अंदर अंदर, 21 से लेकर 30 दिन के अंदर तक का बेसिकली टाइम रहता है जिसके अंदर आपको दोबारा से इसे रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है पब्लिक का डिस्क्लोजर, पब्लिक डिस्क्लोजर। उसमें DHRP को हम अपलोड करते हैं सेबी के साथ में, सेबी की साइट पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज पे मिल जाएगा, या इशूअर की जो वेबसाइट रहेंगी इन्वेस्टर एक्सेस के लिए उन पे आपको देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पे आता है हमारा प्राइस सेटिंग अप ऑफ प्राइस बैंड, कि प्राइस बैंड को हम जो सेट करते हैं। ठीक है, इसमें बुक रनिंग लीड मैनेजर्स जो रहते हैं और जो इशूअर रहते हैं वो डिटरमाइन करते हैं प्राइस बैंड को
बेस्ड ऑन डिमांड, मार्केट कंडीशन, कंपनी की वैल्यूएशन और इन्वेस्टर का एपिटाइट, उसके बेसिस पे कि कितना वो रिस्क इन्वॉल्व कर सकते हैं या कितना वो कैपिटल, कितने प्राइस बैंड में रहेगा तो ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, उस बेसिस पे। इसमें क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करा जाता है देखेंगे प्राइस बैंड को सेट करते टाइम ना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कि क्या कितना उसका रेवेन्यू है, कितना उसने प्रॉफिट अर्न करा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड है, लाइक केमिकल इंडस्ट्री अगर बूम पे चल रही है, तो किस तरह का मतलब वैल्यूएशन रहना चाहिए, किस तरह का प्राइस बैंड रहना चाहिए, तो इंडस्ट्री के ट्रेंड को भी देखते हैं और उसके पीयर की वैल्यूएशन देखेंगे, लाइक आपकी कंपनी से कोई सिमिलर कंपनी है तो उसकी क्या वैल्यूएशंस हैं उसको भी देखते हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखेंगे और इकोनॉमिक कंडीशंस को देखेंगे उस टाइम पे। उसके बाद में आता है हमारा सेबी का रूल्स, ठीक है। प्राइस बैंड जैसे मैंने आपको बताया था 20% से ज़्यादा आप फिक्स नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। पहला ये हो गया। द प्राइस बैंड सीलिंग कैन नॉट एक्सीड फ्लोर प्राइस मोर देन 20%, ठीक है। और जो बैंड होता है वो बैंड जो है, प्राइस बैंड जो है वो रिवाइज हो सकता है ड्यूरिंग बिडिंग के प्रोसेस में विद इन लिमिट्स, ठीक है। और ये विद इशू पीरियड एक्सटेंडेड इफ इट चेंज, और जो इशू का पीरियड रहता है वो एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपका प्राइस बैंड जो है चेंज हुआ है तो। उसके बाद में आ जाता है मार्केटिंग एंड रूट्स। बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा डिमांड चाहिए होगी ना, अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आना चाहती है तो वो तो ये चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं, रोड शोज़ करते हैं, वेबिनार सेमिनार सब करते हैं। लाइक बुक रनिंग लीड मैनेजर कंडक्ट रोड शो टू द मार्केट द इशू टू द इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ में प्रेजेंट करेंगे करेंगे ये लोग कंपनी की क्या ग्रोथ स्टोरी है, क्या उसके फाइनेंशियल है, क्या उसका इशू है ऑब्जेक्टिव का। होस्ट करते हैं मीटिंग्स को फाइनेंशियल हब में, लाइक मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, इंडिया। और एडवर्टाइज करते हैं इसे मीडिया के थ्रू, ठीक है, इन्वेस्टर के वेबिनार्स के थ्रू और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ रहता है ताकि इन्वेस्टर का जो ना इंटरेस्ट आ सके इसमें, और वो ना इंटरेस्ट बिल्ड कर सके इन्वेस्टर का, ताकि बहुत ज़्यादा डिमांड हो सके और रिफाइन कर सके अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को। फिफ्थ स्टेप इसमें आएगी बिडिंग प्रोसेस, क्या किस तरह का इसका बिडिंग प्रोसेस रहता है। जो इशू रहता है वो ओपन रहता है 3 से लेकर 5 वर्किंग डे के लिए, ये एक्सटेंड हो सकता है 10 डेज तक एज पर सेबी, ठीक है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, लाइक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इसके अंडर कौन कौन आता है, लाइक बैंक्स, म्यूचुअल फंड और एफआईआईज। इनका ये 50% या उससे ज़्यादा अलोकेशन हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को करते हैं। फिर हमारा आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है, और कॉरपोरेट्स, जिनको हम 15% से ज़्यादा का अलोकेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। इंडिविजुअल जो लोग बिडिंग करते हैं वो अप टू 2 लाख तक की कर सकते हैं, हम लोग 2 लाख की बिडिंग करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या देखने को मिलता है कि 35% जो कंपनी का टोटल इशू होगा ना वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए रहता है, 35 या 35% से ज़्यादा। और अगर आपके कोई एम्प्लॉयज़ या एंकर इन्वेस्टर हैं तो हम उनके लिए कुछ कोटा रिजर्व रख सकते हैं अगर एप्लीकेबल है तो। उसके बाद में आएगा बिडिंग का क्या क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरह से बिडिंग करी जाती है। बिडिंग करी जाती है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट से, ASBA, ठीक है। मीन्स इसके थ्रू बैंक्स और ब्रोकर्स के थ्रू आप लोग इन बिड्स लगा सकते हैं इसके IPO के लिए, या अब तो आप जीरोधा वगैरह प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट कर सकते हैं। जीरोधा भी एक ब्रोकर ही है वैसे। स्पेसिफाई करेंगे इसमें नंबर ऑफ शेयर और प्राइस, आपको किस प्राइस पे चाहिए, जैसे कि विद इन बैंड और कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस मीन्स फाइनल प्राइस। बिट्स जो रहेंगी वो रिकॉर्ड होगी रियल टाइम पे BSE और NSE की प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे वो डिमांड को डिस्प्ले करते हैं डेली, ठीक है। एंकर इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, आप आते हैं एंकर इन्वेस्टर्स पे। एंकर इन्वेस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं और क्या करते हैं, इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो रहते हैं उनको अलॉट कर दिए जाते हैं शेयर एक दिन पहले ही, बिडिंग से एक दिन पहले फिक्स प्राइस पे, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, ये प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इनका रोल रहता है। लाइक अगर आपका इशू होने के बाद में प्राइस अगर लो जा रहा है तो उसको स्टेबल करने में एंकर इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एंकर इन्वेस्टर से। इनके लिए लॉक इन पीरियड रखा जाता है 30 दिन का, कि आप इनको अगर कोई भी सिक्योरिटीज इशू होती है
या इन्हें पहले दी जाती है तो उनको 30 दिन तक उसे होल्ड करके रखना है, ठीक है। ये सिग्नल्स का होता है कॉन्फिडेंस, मीन्स इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इसकी वजह से। सेबी के क्या क्या रूल्स हैं, लाइक मिनिमम बिड होनी चाहिए, एक लॉट में एक लॉट साइज जो रहेगा वो 50 शेयर का रहेगा, जो कि स्पेसिफिक रहेगा, आपको बताना पड़ेगा अपने ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में। रिटेल इन्वेस्टर को अगर कोई ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उसके प्रोपोर्शनल में अलॉटमेंट करना होगा शेयर्स। फिर आता है प्राइस डिस्कवरी एंड फाइनलाइजेशन, सिक्स स्टेप। इसमें क्या करेंगे, जब बिडिंग हो जाएगी हमारी, ठीक है, जो बुक रनिंग लीड मैनेजर जो कि मर्चेंट बैंकर रहेंगे वो एनालाइज करते हैं बिड्स को और डिटरमाइन करेंगे कट ऑफ प्राइस कि उनका फाइनल प्राइस क्या रहने वाला है, वेयर डिमांड मीट द इशू साइज, जहाँ पे डिमांड इशू साइज को मेट कर जाएगी। ये प्लॉट करेंगे एक डिमांड कर्व को, जहाँ पे डिमांड कर्व बेस होगा शेयर्स की बिड्स पे और प्राइस पे। सेलेक्ट करेंगे उसमें से कट ऑफ प्राइस जिसमें कि मैक्सिमाइज हो रहा होगा सब्सक्रिप्शन और फंड रेजिंग इनकी। हाई डिमांड जो रहेगी वो सेटअप कर सकती है, मतलब सेमी सेटअप प्राइस एट बैंड सीलिंग, मीन्स लाइक आपका 100 से लेके 120 तक का रेंज है, तो यहाँ पे बैंड सीलिंग हमारा हो जाएगा 120 रुपीज़, तो 120 रुपीज़ सेट हो सकती है। उसके बाद में आते हैं हम लोअर डिमांड एट फ्लोर, ठीक है, ए ब्लो रिवाइज। उसके बाद में आते हैं हम फाइनल प्रोस्पेक्टस पे। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो रहता है वो अपडेट होता है कट ऑफ प्राइजेस के साथ में, मीन्स फाइनल प्राइजेस के साथ में, और फाइल कर दिया जाता है सेबी के साथ में। जैसे कि हमने देखने को मिला है कि जोमेटो वाला जो हमारा आईपीओ आया था जोमेटो का 2021 में, उसमें जो था प्राइस बैंड 72 से 76 था, ठीक है। तो उसमें जो इशू हुआ था वो उसका जो सेटअप कट ऑफ प्राइस था वो बैंड था अपर एंड पे जो था, मीन्स 76 ही था उसमें, तो वो स्ट्रॉन्ग डिमांड को शो करता है कि आपका बैंड का जो अपर सीलिंग है उस पे अगर कोई इशू होता है साइज या अलॉट शेयर्स। अब इसके बाद में आते हैं शेयर अलॉटमेंट। अब इन सभी के बेसिस पे जब हमारी डिमांड हम लोग देख लेते हैं, हमारा कट ऑफ प्राइस सेट हो जाता है, उसके बाद में क्या हम प्रोसेस आता है हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का। इसमें हम बिड्स के बेसिस पे, कोटास के कैटेगरी कोटास के बेसिस पे और सभी इसके पर प्रोपोर्शनल एलोकेशन रूल्स के अकॉर्डिंग हम सभी को शेयर अलॉट कर देते हैं। इसमें जैसे कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स रहेगा, जैसे डिस्क्रिप्शनरी एलोकेशन हो सकता है उन्हें अप टू 50% ऑफ इशू तक का। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए प्रोपोर्शनल हम इशू कर सकते हैं शेयर्स को या अलॉट कर सकते हैं। मिनिमम गारंटी इफ ओवर सब्सक्राइब, अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है और तो हमने अगर उन्हें जो भी मिनिमम गारंटी दी होगी हम उतना उन्हें अलॉट करेंगे। ये आता है रिटेल इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल और लॉटरी इफ हैविली ओवर सब्सक्राइब, मीन्स प्रोपोर्शनल बेसिस पे या फिर लॉटरी बेसिस पे ये लोग उनको अलोकेशन करेंगे और इंश्योर करेंगे कि मिनिमम एक लॉट उन्हें मिल जाए। इसका प्रोसेस क्या है, जो कि रजिस्टर रहता है जैसे लिंक इन टाइम, जो वो वेरीफाई करेगा सभी एप्लीकेशन को और रिजेक्ट कर देगा इनवैलिड बिड्स को। उसके बाद में जो कि शेयर्स होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे उन लोगों के डीमेट अकाउंट में एनएसडीएल और सीडीएसएल के थ्रू। और अगर किसी को अलोकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, या अलोकेशन होता है, उसने ज़्यादा के लिए अप्लाई करा था लेकिन ज़्यादा लॉट के लिए 10 लॉट के लिए अप्लाई करा लेकिन उसे 5 लॉट ही मिल पाए, तो उसके 5 लॉट का जो पैसा रहेगा वो रिफंड करा जाएगा। जो रिफंड करा जाएगा वो ASBA के थ्रू करा जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड जो रहता है ये, ठीक है। इसका मैंने बताया था एप्लीकेशन सिस्टमेटिक ब्लॉक्ड अकाउंट, ये इसके वो था। 7 दिन के अंदर अंदर हमको सभी पैसा उनका वापस करना पड़ता है। उसके बाद में आते हैं हम स्टेप 8 पे, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग। जब ये मार्केट में इशू हो जाता है तो उसकी ट्रेडिंग होने लग जाती है, लाइक सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होने लग जाता है। टाइमलाइन क्या होती है लिस्टिंग की, लिस्टिंग जो होती है वो 6 वर्किंग डेज में हो जाती है पोस्ट बिडिंग के क्लोजर के, ठीक है। जो कि सेवी ने इसका टाइम फ्रेम दे रखा है T+6, मीन्स टाइम लाइन दे रखा है करंट डे और +6 डे के अंदर। उसके बाद में प्राइस स्टेबलाइजेशन पे आता है कि ग्रीन शू जो ऑप्शन आता है, ये ग्रीन शू ऑप्शन, ठीक है, अगर इंक्लूडेड है आपने पहले ही डिटरमाइन कर रखा है, तो ये क्या करता है, अलाउ करता है अंडर राइट करने के लिए टू बाय सिक्योरिटीज टू प्रिवेंट प्राइस ड्रॉप लो इशू प्राइस। जो आपने इशू प्राइस रखा था उससे अगर नीचे प्राइस आता है तो ये उससे प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, लाइक ये अंडर राइटर की तरह वर्क करता है। इसके लिए क्या रहता है, लॉक इन पीरियड ये अप्लाई रहता है इसमें प्राइस स्टेबलाइजेशन में जब हम करते हैं, तो इसके लिए कुछ लॉक इन पीरियड रहता है, जैसे कि प्रोमोटर्स के लिए लॉक इन पीरियड रहता है 1 से लेकर 3 साल तक और एंकर इन्वेस्टर के लिए 30 दिन।
सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि ये एनेबल कर देता है इन्वेस्टर को ताकि वो ट्रेड कर सके अपने शेयर्स को, रियलाइजिंग कर सकें गेंस को और लॉसेस को। अब ये सब हो गया प्रोसेस। अब उसके बाद इशू भी हो गया हमारा, तो अब उसके बाद में क्या पोस्ट इशू कंप्लायंस क्या क्या है। तो जो इशूअर और मर्चेंट बैंकर होंगे वो इंश्योर करेंगे ऑन गोइंग कंप्लायंस सेबी के साथ में, सेबी के डिस्क्लोजर के साथ में और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के साथ में। क्या क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगी वो डिस्क्लोज करेंगे, यूज को प्रोटोकॉल्स के डिस्क्लोज करेंगे, यूज ऑफ प्रोसीड इन एनुअल रिपोर्ट्स मीन्स किस तरह से वो अपने फंड्स वगैरह को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। रिपोर्ट मटेरियल इवेंट्स कि अगर उनका फंड यूटिलाइजेशन में देरी हो रही है तो वो क्यों हो रही है, तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंजेस और सभी को बताएंगे। उसके बाद में मॉनिटर करेंगे प्राइस स्टेबिलिटी। अगर आपके पास ग्रीन शू का ऑप्शन है, इफ ग्रीन शू इज़ यूज, तो आप ये लोग करेंगे, मॉनिटर करेंगे प्राइस के क्या क्या स्टेबिलिटी है शेयर प्राइस की। अब इसके कुछ की फीचर्स हैं बुक बिल्डिंग के, जैसे कि मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर रहता है। इन्वेस्टर की कैटेगरी अलग अलग इन्वेस्टर्स देखने को मिलेंगे। आप इंश्योर करेगा ये इक्विटेबल एलोकेशन लाइक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर और रिटेल इंस्टीट्यूशनल बायर, रिटेल इन्वेस्टर्स जो रहेंगे। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा लाइक एनएससी और बीएससी प्रमोट करता है फेयरनेस। जैसे कि आप अगर बिड करते हैं तो वो रियल टाइम बेसिस पे आपको बीएससी और एनएससी भी देखने को मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी लाइक प्राइस बैंड जो होगा वो रिवाइज कर सकते हैं हम अगर हमारी हाई डिमांड है और मार्केट कंडीशन अच्छी है। एफिशिएंसी इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग करेंगे हम एएसबी के थ्रू, जिससे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन एप्लीकेशन हो जाता है। एंकर इन्वेस्टर जो रहता है वो बूस्ट करेंगे कॉन्फिडेंस को और अट्रैक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा बिड्स को। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज इसमें आ जाएगा, एक्यूरेट प्राइसिंग है होती है डिमांड और सप्लाई की वजह से। अगर हाईली सब्सक्रिप्शन होता है इसमें, क्योंकि ये रोड शो और मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देते हैं ये एंकर इन्वेस्टर के थ्रू, ट्रांसपेरेंसी और फेयर एलोकेशन के थ्रू। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, प्राइस बैंड को एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड रहते हैं जो कि अलाइन करते हैं इंटरनेशनल आईपी प्रैक्टिसेस को अट्रैक्टिंग एफआईआईज के साथ में। अब इसके बाद में आ जाती हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस की। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। उसके बाद में ये हाई कॉस्ट रहता है, जैसे कि मार्केटिंग और रोड शो में बहुत ज़्यादा फीस होती है। जैसे कि आपके मर्चेंट बैंकर्स रहते हैं वो 1 से लेकर 2% तक का इशू साइज का फीस चार्ज करते हैं। ठीक है। और कंप्लाइंस जो रहता है, कंप्लाइंस के जो एक्सपेंस रहते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। रिटेल एक्सक्लूशन, हाई डिमांड रहती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के थ्रू और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के थ्रू, जो कि लिमिट कर देता है रिटेल की अलॉटमेंट, रिटेल इन्वेस्टर के लिए अलॉटमेंट। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्राइस की वॉलेटिलिटी, तो जिसमें किससे कि पोस्ट लिस्टिंग प्राइस जो रहेगा वो स्विंग करेगा और अगर उसने डिमांड को मिसजज करा है। फिर टाइम इंटेंसिव रहेगा, जैसे कि मल्टीपल स्टेप रहते हैं इसमें, ड्राफ्टिंग ऑफ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, फिर रोड शो जो कि डिले कर देता है फंड्स को। 6 पे हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस के। ठीक है। तो मेनली इसमें रहता है सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन जो है, जो कि 2009 में आया था, अमेंडेड पीरियोडिकली, और ये अमेंड होता रहता है पीरियडिकली। ठीक है। ये गवर्न करता है हमारे बुक बिल्डिंग प्रोसेस को और इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी हो, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन हो और मार्केट में इंटीग्रिटी बनी रहे। इसके कुछ की प्रोविज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, जो इशूअर होगा मस्ट हैव नेट टेंजिबल एसेट, लाइक उसके टेंजिबल एसेट जो हो वो 3 करोड़ या उससे ज़्यादा के होने चाहिए। उसकी नेटवर्थ 1 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और उसका प्रॉफिट्स इन लास्ट 5 ईयर, और उसके प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट 5 ईयर में। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, मतलब 25 पोस्ट इशू फॉर लिस्टेड कंपनी। ठीक है। उसके बाद में प्राइस बैंड क्या रहेगा, इसका सीलिंग रहनी चाहिए वो 20% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। ठीक है। या एब फ्लोर प्राइस जो कि सीलिंग रहेगी प्राइस बैंड की। मीन्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो प्राइस बैंड 100 पे सेट है तो 100 से लेके उसका 20% ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। रिवीजन अलाउड है, लाइक बिडिंग का जो पीरियड होगा वो एक्सटेंड कर सकते हैं हम 3 दिन के लिए। ठीक है। 3 डेज़ के लिए। तो अब देखते हैं एलोकेशन में आएगा हमारा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। इसमें एलोकेशन होगी उससे 50% या उससे कम की,
जैसे कि इसमें एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में दे रखा है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया आपका, तो म्यूचुअल फंड को 5% इसमें एलोकेशन करा हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनको 15% से ज़्यादा या 15% देंगे, या रिटेल जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको 35% या उससे ज़्यादा दे सकते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स जो रहेंगे उनको 30% या उससे कम देंगे ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पोर्शन का, और इनके लिए 30 दिन का लॉक इन पीरियड रहता है। जो कि बिडिंग और लिस्टिंग पे आएंगे वो हम इसमें देखेंगे, तो बिडिंग का जो पीरियड रहेगा वो 3 दिन से लेकर 5 दिन तक रहेगा, और ये हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 10 डेज। और इसमें टाइम पीरियड क्या रहेगा, T+6 में ट्रेडिंग डे +6 डेज, ठीक है। इशू क्लोजर टू ट्रेडिंग। ASBA मैंडेटरी रहेगा एप्लीकेशंस के लिए। इसमें क्या क्या डिस्क्लोजर्स रहेंगे, जैसे कि ड्राफ्ट ऑफ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, और रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो रहेगा वो डिस्क्लोज करेगा कंपनीज के फाइनेंशियल्स को, क्या क्या रिस्क उसमें इन्वॉल्व हैं उनको, और फंड्स को किस तरह से हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसको। डेली बिड डेटा जो रहेगा वो BSE और NSE पे शो करा जाएगा। फाइनल प्राइस जो रहेगा वो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा। अंडर राइटिंग, अब अंडर राइटिंग में अब देखेंगे कि मैंडेटरी रहता है फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ द इशू अंडर राइटिंग, ताकि ये फर्म और बेस्ट एफर्ट्स के लिए हो। ग्रीन शू ऑप्शन अगर आप लोग कंपनी ऑप्ट करती है तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसके ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में। क्या क्या पेनल्टीज हो सकती है इसमें, जैसे कि नॉन कंप्लायंस के लिए लाइक फॉल्स रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है तो वो अट्रैक्ट करेगा फाइन्स को, डीलिस्टिंग तक हो सकती है कंपनी की, और प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। लाइक अब इसमें आता है हम ग्रीन शू ऑप्शन, ये भी एक शॉर्ट नोट में आ सकता है ग्रीन शू ऑप्शन, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से देख के जाइएगा, ये एक स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन रहता है। बेसिकली ये ग्रीन शू ऑप्शन जो है एक कंपनी के नेम के आफ्टर बाद में पड़ा है, ये सबसे पहले ग्रीन शू कंपनी ने ऑप्ट करा था, उसके बाद से इसको ग्रीन शू ऑप्शन के नेम से जाना जाता है। इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो जैसे कि ये अगर ओवर अलॉटमेंट का जो ऑप्शन रहता है, एन ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन अलाउ अंडर राइटर्स टू इशू एडिशनल शेयर्स अप टू 15% ऑफ द इशू साइज टू स्टेबलाइज पोस्ट लिस्टिंग प्राइजेज वॉलिडिटी। इसमें क्या रहता है, जो एक ओवर अलॉटमेंट का ये ऑप्शन है जिस जो अलाउ करता है अंडर राइटर को, ताकि वो इशू कर सके एडिशनल शेयर्स 15% तक। लाइक आपका 1 लाख का अगर इशू साइज है पूरा टोटल, तो वो 15,000 तक का एडिशनल इशू कर सकता है, ताकि वो बाद में उनको सेल आउट करके, ठीक है, वो कर सके, प्राइस का जो वॉलिडिटी है उसे मेंटेन कर सके, स्टेबलाइज कर सके उसे। इसके क्या क्या फीचर हैं, ये यूज़ होता है IPO में ताकि ये प्रिवेंट कर सके शेयर का ड्रॉप। लो प्राइस मतलब जो कि इशू प्राइस है उससे नीचे अगर शेयर का प्राइस आता है तब ये यूज़ किया जाता है। अंडर राइटर क्या रहता है, वो बोरो कर लेता है शेयर्स को प्रोमोटर्स के, और उसे सेल आउट कर देगा, और जब अगर इसका प्राइस फॉल होता है तो वो उन शेयर्स को बाय बैक करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ग्रीन शू कंपनी के बाद में इसका नेम पड़ा ग्रीन शू ऑप्शन, ठीक है। ये एक USA की कंपनी थी जिसने इसे सबसे पहले यूज़ करा था। क्या क्या प्रोसेस है इसका, ठीक है। इट इंक्लूड ग्रीन शू ऑप्शन क्लॉज इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में आपका ग्रीन शू क्लॉज होना चाहिए। अगर प्राइस फॉल कर रहा है पोस्ट लिस्टिंग लिस्टिंग के बाद में, तो अंडर राइटर बाय कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ को मार्केट से। और अगर प्राइस बढ़ रहा है एक्स्ट्रा शेयर इशू कर सकते हैं ये लोग। एंड प्रोमोटर शेयर रिटर्न, और प्रोमोटर्स के जो शेयर ये लोग बोरो करते हैं उन्हें रिटर्न करेंगे। क्या क्या एडवांटेज हैं इसकी, ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर को, स्टेबलाइज करता है स्टॉक प्राइजेस को, ठीक है। कुछ इसकी डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि इंक्रीज करता है अंडर राइटिंग के रिस्क को, ये डाइल्यूट कर देता है प्रमोटर्स की होल्डिंग को। लाइक वो बोरो करते हैं, अंडर राइटर बोरो कर लेते हैं प्रोमोटर्स के शेयर्स को, तो वो उनकी डाइल्यूट कर देता है प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स को। इसके बाद आएंगे हम डिपॉजिटरी सिस्टम पे। बेसिकली डिपॉजिटरी सिस्टम को क्या होता है देखते हैं। तो ये एक रिवोल्यूशनाइज था सिक्योरिटीज़ और ट्रेडिंग के लिए, जिसने कि रिप्लेस कर दिया था फिजिकल सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के फॉर्म में। लाइक पहले हम अगर शेयर खरीदने जाते थे तो हम लोगों को वहाँ पे फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था, जिसके खोने के या चोरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते थे, या वो खो गया या किसी भी तरह से हमारा सर्टिफिकेट बेकार हो गया तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते थे। इसने इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया फिजिकल सर्टिफिकेट्स को, ठीक है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी बढ़ गई थी और सिक्योरिटी भी बढ़ गई थी। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये मैनेज करा जाता है डिपॉजिटरीज के थ्रू, लाइक NSDL और CDSL। ये रेगुलेटेड करता है हमारा सेबी। NSDL एंड CDSL को देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसका डिपॉजिटरीज का।
तो जो डिपॉजिटरीज है ना, ये एक तरह से इंस्टीट्यूशन है जो कि होल्ड करते हैं सिक्योरिटीज को, शेयर्स को, बॉन्ड्स को और म्यूचुअल फंड को। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जो कि फैसिलिटेट कर देता है ट्रेडिंग को और ट्रांसफर और सेटलमेंट को बहुत ही आसानी से। ऑपरेट होता है ये डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अंडर और सेबी के रेगुलेशंस के अंडर। ये एक्ट करता है कस्टोडियंस की तरह, सिमिलर लाइक टू बैंक होल्डिंग मनी। ठीक है, बट फॉर सिक्योरिटीज, अगर हम सिक्योरिटीज के लिए देखें तो एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। हम इसमें देखते हैं सबसे पहले एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये फाउंड हुआ था सबसे पहले 1996 में। इसको प्रमोट करा गया था एनएससी के द्वारा, आईडीबीआई बैंक के द्वारा और यूटीआई के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में हम इसका रोल देखेंगे। ये पहला लार्जेस्ट डिपॉजिटरी सिस्टम था इंडिया के अंदर जो कि होल्ड करता था सिक्योरिटीज़ को डीमेट फॉर्म में। ठीक है, डीमेट फॉर्म मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को होल्ड करता था। ये प्रोसेस करता था ट्रेड्स को और इंश्योर कर देता था सेटलमेंट्स को, इंश्योर सेटलमेंट्स। इस क्या क्या सर्विसेज ये एनएसडीएल प्रोवाइड करता है, जैसे कि डीमेट अकाउंट्स की ओपनिंग, शेयर्स का ट्रांसफर्स, कॉर्पोरेट एक्शन लाइक डिविडेंड देना, बोनसेस जो शेयर होते हैं उन्हें इशू करना, प्लेजिंग और आईपीओ का अलॉटमेंट। इसकी रीच कितनी थी? ये 2.8 करोड़ लोग जो थे वो डीमेट अकाउंट खुला उनका एनएसडीएल के अंदर 2023 में। ये हैंडल करता है ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडियाज मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हम सीडीएसएल को देखेंगे। सीडीएसएल क्या होता है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। ठीक है, इसको प्रमोट करा था बीएसई ने, जैसे कि एनएसडीएल को एनएसई ने प्रमोट करा था, सीडीएसएल को करा था प्रमोट बीएसई ने। तो और बैंक्स हैं कुछ में, जैसे कि इसमें एचडीएफसी बैंक और एसबीआई। इसका रोल क्या है? ये सेकंड मेजर डिपॉजिटरी है। सिमिलर फंक्शन है इसका भी एनएसडीएल की तरह, पर ये फोकस करता है मोस्टली ऑन द रिटेल इन्वेस्टर। इसकी भी सर्विस लाइक डीमेट अकाउंट, ई वोटिंग, आईपीओ प्रोसेसिंग और डिजिटल केवाईसी। इसमें ऑलमोस्ट मोर देन 7 करोड़ लोगों के डीमेट अकाउंट हैं 2023 में जो कि ओपन हुए हैं वो तक। और उसके बाद में स्ट्रॉन्ग रिटेल और एसएमई मींस स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, या इसकी रीच यहाँ तक है। उसके बाद में हम देखेंगे क्या क्या की डिफरेंस है इसमें। जैसे कि एनएसडीएल है वो लार्जर है, एनएससी लिंक्ड है और इंस्टीट्यूशनल पे फोकस है। लेकिन अगर हम सीडीएसएल को देखेंगे तो ये बीएससी लिंक्ड है और रिटेल फ्रेंडली है। बोथ इंटरऑपरेबल एंड इन्वेस्टर चूज बेस्ड अपॉन द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लाइक ब्रोकर्स। क्यों, कौन कौन सा ब्रोकर किस किस में पार्टिसिपेंट है, तो वो उसके बेसिस पे से चूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर दे रखा है, एन इन्वेस्टर ओपन ए डीमैट अकाउंट विद जीरोधा, जो कि एक सीडीएसएल का लिंक्ड है। ये सीडीएसएल के थ्रू जो कि ट्रेड करता है रिलायंस शेयर्स। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम कॉन्सेप्ट अंडर राइटिंग का और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है अंडर राइटिंग का? तो अंडर राइटिंग का जो प्रोसेस है, जैसे कि हम इसमें देखेंगे, अंडर राइटिंग इज अ प्रोसेस वेयर इन्वेस्टर बैंकर जो रहते हैं जो कि अंडर राइटर हैं, वो गारंटीज करते हैं कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ की ड्यूरिंग द इशू, कि जितना भी सिक्योरिटीज़ है उनका सेल हो जाएगा इशू के दौरान, और अज्यूम करेंगे जो कि अनसोल्ड रिस्क है वो अंडर राइटर्स पे जाता है। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स के ऊपर जो भी अनसोल्ड शेयर होंगे। इंश्योर इशूअर्स टू रिसीव फंड इवन इफ द इन्वेस्टर डिमांड इज लो। अगर मार्केट में आपके इशू की डिमांड कम भी है तब भी ये इंश्योर कर देते हैं इशूअर को कि उन्हें पैसा मिलेगा ही मिलेगा, उन्हें फंड्स मिलेंगे अगर लो डिमांड है फिर भी। अंडर राइटर्स क्या करते हैं, वो अर्न करते हैं फीस, मींस 1 से 2% की वो फीस लेते हैं इशू साइज, ताकि ये पूरा रिस्क वो लोग बियर करते हैं उसके एक्सचेंज में, और जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके एक्सचेंज में। ये रेगुलेटर होता है सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशन के अंडर और मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन के अंडर। क्या क्या इसकी टाइप्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, लाइक फर्म कमिटमेंट, अंडर राइटर बाय द एंटायर इशू एंड रीसेल टू इन्वेस्टर बियरिंग फुल रिस्क। मीन्स पूरा इशू जो भी हैंडल करेंगे वो अंडर राइटर करेंगे, वो पहले ही उसको एंटायर इशू बाय कर लेंगे और फिर सेल करेंगे उससे इन्वेस्टर को। उसके बाद में यूज इन लार्ज आईपीओ, ज़्यादातर जहाँ पे लार्ज आईपीओ देखेंगे प्रेडिक्टेबल डिमांड रहेगी वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है। सेकंड टाइप है इसका बेस्ट एफर्ट। ठीक है, अंडर राइटर सेल सिक्योरिटी जो कि सेल करते हैं ये सिक्योरिटीज़ को अपने इशूअर के बेहाफ पे विदाउट गारंटी फुल सब्सक्रिप्शन। इसमें कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं करते फुल सब्सक्रिप्शन की। ये लोअर कर देता है रिस्क को अंडर राइटर के लिए, और साथ ही साथ ये यूज़ कराता है स्मॉलर और रिस्कियर इशूज़। सिंडिकेट अंडर राइटिंग मीन्स कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू हुआ है
ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, मल्टीपल अंडर राइटर जो रहेंगे वो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और वो शेयर करेंगे रिस्क को और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिक्योरिटीज को। कॉमन इन मेगा आईपीओज विद हाई कैपिटल नीड्स, ऑल इन और नॉट ऑल और नन। ठीक है, ये 4 टाइप है इसका। तो इसमें क्या रहेगा, इशू अगर कैंसिल हो जाता है, इशू कैंसिल हो जाएगा अगर फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ। अंडर राइटर इंश्योर करेंगे या तो फुल सेल या बिल्कुल भी नहीं। ये रेयर है, यूज फॉर नीश ऑफरिंग। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये रिड्यूस कर देता है इशूअर के रिस्क को, बिल्ड्स करता है इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को, साथ ही साथ इंश्योर करता है मार्केट की स्टेबिलिटी को। हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डीमैट होता क्या है। बेसिकली डीमैट को हम डीमैटेरियलाइजेशन बोलते हैं, डीमैट हम शॉर्ट में बोलते हैं, डीमैटेरियलाइजेशन होता है वैसे इसका नेम पूरा। ये एक प्रोसेस रहता है जिसमें क्या रहता है, फिजिकल शेयर जो रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सर्टिफिकेट की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में। मतलब जो भी फिजिकल सर्टिफिकेट रहेंगे आपके पास शेयर्स के पहले जो रहते थे, उनको इसने पूरे इलेक्ट्रॉनिक वे में रिकॉर्ड कर दिया करता है, ताकि आपको कोई भी फिजिकल शेयर को कैरी आउट करने की ज़रूरत ना पड़े, और पूरे प्रोसेस को इसने एक इलेक्ट्रॉनिक वे में ला दिया। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, ये पूरे ये जो भी आपके शेयर्स के सर्टिफिकेट रहेंगे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा और रखेगा डीमैट अकाउंट के अंदर। आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आप इसे कभी भी देख सकते हैं, कभी भी ओपन कर सकते हैं और कभी भी आप सेल कर सकते हैं विद इन मार्केट ओपन टाइम। ठीक है, उसके बाद में ये मैनेज करा जाता है डिपॉजिटरीज के थ्रू, लाइक NSDL एंड CDSL। इसके क्या क्या फीचर हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है जो कि एलिमिनेट कर देता है रिस्क को, जैसे कि लॉस का, थेफ्ट का और डैमेज का। डैमेज जो रहता है फिजिकल सर्टिफिकेट्स में उसको ये रिड्यूस कर देता है, लॉस रिस्क को मतलब पूरी तरह से हटा ही देता है, एलिमिनेट्स कर देता है। ये लिंक कर देता है डीमैट अकाउंट को जो कि ओपन रहते हैं आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ में, लाइक बैंक्स और ब्रोकर्स के साथ में। ये फैसिलिटेट करता है इंस्टेंट शेयर ट्रांसफ़र, ट्रेडिंग और कॉर्पोरेट एक्शंस को, लाइक डिविडेंड्स को और स्प्लिट्स ऑफ शेयर्स को। ये मैंडेटरी रहता है फॉर ट्रेडिंग ऑन BSE एंड NSE सिंस 1999। SBI ने इसे मैंडेट कर दिया। इसका प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले आपको आपका डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ में, जैसे कि ज़ीरोधा या ICICI डायरेक्ट के साथ में। सबमिट करना पड़ेगा आपको फिजिकल सर्टिफिकेट टू DP विद द डिमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, DRF DP क्या करेगा, उसे फॉरवर्ड कर देगा डिपॉजिटरीज को, और शेयर जो होंगे क्रेडिट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 15 to 30 डेज। ठीक है, ये एक बहुत पहले का प्रोसेस है जो शुरुआत में आया था। उसके बाद में अब क्या है, यहाँ पर ट्रेड और ट्रांसफ़र हो सकता है शेयर्स का बाय डीमैट अकाउंट। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है, नो पेपर वर्क रहता है। सेफ्टी रहती है, एलिमिनेट कर देता है फिजिकल शेयर्स रिस्क को। उसके बाद में कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, रिड्यूस करेगा स्टाम्प ड्यूटी को, हैंडलिंग कॉस्ट को। एक्सेसिबिलिटी को भी ये इंक्रीज़ करेगा, जैसे कि एनेबल करता है ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड पोर्टफोलियो ट्रैकिंग को। इसके बाद क्या क्या चैलेंजेस हमको इसमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि अकाउंट मेंटेनेंस फीस जो कि इसके अराउंड 300 to 800 पर ईयर रहती है। ये एक तरह का चैलेंजेस रहेगा, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी बैरियर जो भी हैं रूरल इन्वेस्टर्स के लिए, वहाँ पे ये चैलेंजिंग है। और साइबर सिक्योरिटी के रिस्क हैं, जैसे कि हैकिंग, उसमें ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मैंने आगे इसकी समरी टेबल लगा दिया, आप लोग इसे देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद में जैसे कि इसमें कंक्लूजन देखा, इशू मैनेजमेंट जो रहता है वो अनेबल करता है कंपनी को, ताकि वो अपने कैपिटल को रेस कर सकें थ्रू मार्केट के थ्रू, अलग अलग मेथड के थ्रू, जैसे कि पब्लिक इशू, बुक बिल्डिंग, ग्रीन इशू। ठीक है, जो कि हम कॉमनली देखने को मिल जाता है इंडियाज़ के IPO बूम में। डिपॉजिटरी सिस्टम है जो कि लेड बाय NSDL और CDSL, जो कि इंश्योर करते हैं सिक्योर ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक शेयर होल्डिंग बाय डीमैट अकाउंट्स, रेगुलेशन ट्रेडिंग, अंडर राइटिंग सपोर्ट करता है इशू सक्सेस को। ठीक है, वाइल डीमैट एनहांसेस द एफिशिएंसी एंड सेफ्टी। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर देख के जाइएगा। इनके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी हाई है। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इन्हें ईजिली बाय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कीप लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।